Hello students, good afternoon. All of you are welcome on behalf of Dr. संतोष अकेडमी। कल की क्लास में मैंने आपको रिनाइसेंस पीरियड पर कुछ डिस्क्रिप्टिव नोट्स दिए थे और उस पर चर्चा की थी। आज के क्लास में अर्थात आज के वीडियो में हम इसी कंटेंट पर आधारित 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को कंस्ट्रक्ट किए हैं जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में। जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप ध्यान से वीडियो को देखे होंगे, जो पिछला वीडियो है, जस्ट इसके पिछला वीडियो जो कल हमने अपलोड किया है, वो डिस्क्रिप्टिव वे में है, लेक्चर बेस्ड है, उसमें सारे इंफॉर्मेशन रहे हैं और उन्हीं में से यह 20 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, दिल्ली बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है, या जीडीसी का जो होता है, जीआईसी का होता है, एलटी ग्रेड का होता है, सारे परीक्षाओं में ये पीरियड जो है कि सिलेबस में इंक्लूड है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। आइए पूरा क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे और चैनल को इसके पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए और लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, जो सुझाव हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और आप जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जा करके वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो आइए हम एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंग्लिश रिनाइसेंस इज यूजुअली डेटेड फ्रॉम। डेटेड फ्रॉम का मतलब यूजुअली कहाँ से चालू होता है ना। इंग्लिश रिनाइसेंस पीरियड कहाँ से चालू होता है, तो देखिए आप, चालू होने की जो परंपरा है, इज यूजुअली डेटेड फ्रॉम, कहाँ से डेट दी जाती है, 1066 से 1485, ये तो है ही नहीं है, गलत है। 1485 से 1660 बी, और सेकंड थर्ड ऑप्शन है 1660 से 1800, और डी है 1800 से 1900। सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है स्टूडेंट, 1885 से 1660 तक जो है कि रिनाइसेंस पीरियड रहा है, तो आप बी वाला ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच इटालियन मूवमेंट स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द इंग्लिश रिनाइसेंस। इटालियन मूवमेंट में निम्न में से कौन सा जो था वो रिनाइसेंस पीरियड को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। देखिए आंसर है नियो क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, ह्यूमनिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो इनमें से कौन सा मूवमेंट ऐसा था जिसने सर्वाधिक प्रभावित किया है, तो आप देखेंगे तो ह्यूमनिज्म है, जो कि ऑप्शन सी है। ह्यूमनिज्म, इटालियन रिनाइसेंस, ह्यूमनिस्ट इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश थॉट। अंग्रेजी में जो दर्शन था, अंग्रेजी के दर्शन को सबसे ज़्यादा ह्यूमनिज्म ने प्रभावित किया था, तो इसके हिसाब से आप ऑप्शन सी को करेक्ट मान लेंगे। थर्ड आते हैं, हु रोड द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन किसने लिखा, एडमंड डिस्पेंसर, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन डन। डन तो नहीं लिखे थे, ठीक है ना, क्रिस्टोफर मार्लो भी नहीं लिखे थे, फिलिप सिडनी भी नहीं लिखे थे, एडमंड डिस्पेंसर ने लिखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो फेरी क्वीन जो है कि नहीं नहीं, ये ध्यान दीजिए आप, हाँ एडमंड डिस्पेंसर, जो कि द फेरी क्वीन को इन्होंने लिखा था, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, स्टोफल एंड स्टेला इज सॉनेट सीक्वेंस्ड बाई। स्टोफल एंड स्टेला एक सॉनेट था, किसने इसको लिखा है, फिलिप सिडनी, जॉन मिल्टन। मिल्टन ने तो नहीं लिखा है, बेन जॉनसन ने भी नहीं लिखा है, थॉमस वेट ने भी नहीं लिखा है, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है इसमें, सर फिलिप सिडनी ने लिखा था। स्टोफल एंड स्टेला को सर फिलिप सिडनी ने लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आप, विच प्ले राइट इज नोन फॉर द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स एंड इज ऑफन कॉल्ड द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन रिनाइसेंस और ऑफ रिनाइसेंस। मतलब पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा नाम है जिसको रिनाइसेंस पीरियड का सबसे महान नाटककार कहा जाता है और जिसने ब्लैंक वर्स को जो है कि यूज किया। पहला ऑप्शन है बेन जॉनसन, ये गलत है, विलियम शेक्सपियर हैं, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, थॉमस कीड और जॉन वेबस्टर नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है, विलियम शेक्सपियर ऐसे रिनाइसेंस पीरियड के ऐसे महान ड्रामेटिस्ट हैं जिनके स्थान के विषय में कुछ कहना ही नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, और इन्होंने ही ब्लैंक वर्स लिखने की परंपरा जो है कि प्रारंभ की थी, ठीक है ना। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 से अब चलते हैं। देखिए, डॉक्टर फास्टस इज अ ट्रेजेडी भाई। डॉक्टर फास्टस एक ट्रेजेडी है, किसने लिखा है, रिनाइसेंस टाइम का है, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, वेबस्टर और जॉन मार्स्टन।
किसने लिखा है? बहुत ही फेमस ये प्ले है। थॉमस किड तो नहीं लिखा है। क्रिस्टोफर मार्लो हो सकता है, वेबस्टर नहीं है, जॉन मारिस्टन भी नहीं है। क्रिस्टोफर मार्लो ही है, यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, ये थॉमस किड भी यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फास्टस को लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी को आप करेक्ट मानेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये मार्क ले लेंगे, तब ना चलेगा इस पे। 7, द इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन वाज इंट्रोड्यूस टू इंग्लैंड। यानी कि अंग्रेजी में अंग्रेजी सोनेट की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो आपको पता है, सैरी एंड वेट थे। आंख मूंद के आप ऑप्शन सी को लगा दीजिए। चौसर नहीं थे, जॉफरी चौसर नहीं है। जॉफरी चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ पोएट्री। सर फिलिप सिडनी है ही नहीं है। थॉमस वेट एंड हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे, ये दो लोग थे जिन लोगों ने अंग्रेजी लिटरेचर में या इंग्लैंड में सोनेट को जो है कि क्या किया, इम्पोर्ट किया। सोनेट को ले आए ये लोग। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। विच लिटरेरी फॉर्म रोज टू प्रोमिनेंस इन द इंग्लिश रिनाइसेंस एंड बिकम अ मेजर व्हीकल फॉर ड्रामा? विच लिटरेरी फॉर्म्स मतलब कौन सा साहित्य का ऐसा विधा है जो रोज टू प्रोमिनेंट इन द इंग्लिश रिनाइसेंस, जो अंग्रेजी के रिनाइसेंस पीरियड में आया और मेजर व्हीकल फॉर ड्रामा, और ड्रामा के लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ? नॉवेल, द एपिक इन प्रोज, या पब्लिक स्टेज ड्रामा, या फ्री वर्स पोएट्री? देखिए, पब्लिक स्टेज ड्रामा ही होना चाहिए, नॉवेल तो था ही नहीं। इपिक इन प्रोज, प्रोज में इपिक वैसे भी टेढ़ा मेढ़ा है, नहीं है। पब्लिक स्टेज ड्रामा में भी। फ्री वर्स पोएट्री की परंपरा तो रही है, लेकिन है नहीं, इसलिए पब्लिक स्टेज ड्रामा ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्म ऑफ लिटरेचर रहा है इंग्लिश रिनाइसेंस पीरियड का। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें ऑप्शन सी को करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेन जॉनसन्स वॉलपोन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या है मतलब? पेस्टोरल पोएम है, या रिवेंज ट्रेजेडी है, सिटी कॉमेडी है, या रिलीजियस मिरेकल प्ले है? बेन जॉनसन्स का जो वॉलपोन है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। वॉलपोन जो है ये सिटी कॉमेडी है, सटायर है। तो इसमें आप सीधे ऑप्शन सी को करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट है, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद रिनाइसेंस पोएट। रिनाइसेंस टाइम में जो मेटाफिजिकल पोएट था वो कौन था? एडमंड स्पेंसर, जॉन डन, फिलिप सिडनी, क्रिस्टोफर मार्लो? अब देखिए, इसमें तो जितने हैं सब रिनाइसेंस पीरियड का ही नाम है, लेकिन इसमें जॉन डन ऐसा है जिसको जो है कि मेटाफिजिकल पोएट का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। तो ऑप्शन बी को आप सही लगाएंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से। विच प्रोज राइटर फ्रॉम द रिनाइसेंस इज फेमस फॉर हिज एसे एंड द साइंटिफिक मेथड इम्फेसिस? भाई, रिनाइसेंस टाइम में फेमस प्रोज राइटर का अगर नाम लिखा जा रहा है, कौन बहुत ज़्यादा अपने साइंटिफिक मेथड के लिए प्रसिद्ध है, तो फ्रांसिस बेकन के आगे तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना। मॉन्टेन नहीं है, थॉमस मोर, सर थॉमस ब्राउन, ये सब नहीं। फ्रांसिस बेकन आप सीधे लगाइए, ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्पेनिश ट्रेजेडी इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ विच ड्रामेटिक जेनर इन्फ्लुएंस्ड इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग रिनाइसेंस? स्पेनिश ट्रेजेडी ड्यूरिंग द रिनाइसेंस पीरियड कौन सी थी जो बेहतर एग्जाम्पल है ड्रामा की शैली का? पेस्टोरल, या रिवेंज ट्रेजेडी, या मास्क, या कॉमेडी ऑफ मैनर? क्या रहा होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिवेंज ट्रेजेडी ही है, क्योंकि पेस्टोरल वगैरह तो उस टाइम में था नहीं। रिवेंज ट्रेजेडी देखने को मिलती है, हैमलेट वगैरह आया है, रिवेंज ट्रेजेडी ही है, तो रिवेंज ट्रेजेडी करेंगे। कॉमेडी ऑफ मैनर भी उस टाइम में नहीं था, मास्क वगैरह नहीं है, तो रिवेंज ट्रेजेडी ही होगा इस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलिजाबेथन थिएटर कंपनी दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विद वाज नेम। मतलब एलिजाबेथन टाइम के समय में ऐसा कौन सा थिएटर है जिससे विलियम शेक्सपियर जुड़ा हुआ है? द किंग्समैन, लेटर प्रीवियसली लॉर्ड चैम्बरलेन में, नहीं, ग्लोब करके था जिससे विलियम शेक्सपियर
जो विलियम शेक्सपियर का ही था, तो उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द ग्लोब प्लेयर्स, सी का सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ दीज इज अ पेस्टोरल पोएट ऑफ इंग्लिश रिनाइसेंस। पेस्टोरल पोएट कौन है? जॉन डन। जॉन डन तो मेटाफिजिकल हैं, पेस्टोरल वैसे ही नहीं है। सर फिलिप सिडनी या क्रिस्टोफर मार्लो, है ना। सर फिलिप सिडनी आर्केडिया लिखे हुए हैं, और क्रिस्टोफर मार्लो का एक पैसिनेट सेफर्ड टू हिज लव करके है। तो जब सेफर्ड आ गया तो जाहिर सी बात है पेस्टोरल यही होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ज़्यादा विशुद्ध तो ऑप्शन सी ही लग रहा है इसमें। तो लेकिन ये है कि कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि इनको, जो सर फिलिप सिडनी है, इनको भी पेस्टोरल पोएट मान लिया जाता है। तो आप ऑप्शन डी को भी करेक्ट मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादा विशुद्ध रूप से रखना होगा। तो देखिए, रिनाइसेंस पीरियड के दोनों लोग हैं और दोनों पेस्टोरल हैं। ये आर्किडिया भी पेस्टोरल पोयम है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो भाई ऑप्शन डी ज़्यादा सही होगा कि दोनों लोग थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है, द रिनाइसेंस रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ड्रामा इंस्पायर्ड इंग्लिश ड्रामेटिस्ट्स टू यूरोप। जो रिनाइसेंस का रिवाइवल है, वो क्लासिकल ड्रामा जो होता है, वो जो क्या करता है, इंस्पायर इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, अंग्रेजी नाटककारों को इंस्पायर करता है क्या अडाप्ट करने के लिए? ग्रीक एंड रोमन ड्रामेटिक मॉडल एंड क्लासिकल रेफरेंसेस, या स्ट्रिक्टली मिडाइवल मिराकल प्ले फॉर्मेट्स ओनली, या ओनली प्रोज डायलॉग अवॉइडिंग वर्स, अथवा ओरल ओनली प्रेफरेंसेस विद नो रिटन स्क्रिप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा आंसर सही होगा इसमें बताइए। आंसर ए ही करेक्ट होगा। आंसर ए, जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट होगा उसमें, क्योंकि ग्रीक एंड रोमन ड्रामेटिक मॉडल को कॉपी करने के लिए इन लोगों ने इंस्पायर किया था। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। मेरा मिराकल प्ले वगैरह तो ठीक है, मिडाइवल टाइम में आया था, लेकिन ज़्यादा प्रभाव क्लासिकल लिटरेचर को ही कॉपी करने का था, इसलिए ऑप्शन ए ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेफर्डियस कैलेंडर अ सीरीज ऑफ पेस्टोरल इक्लुगोस वाज रिटन बाय, किसने लिखा था? एडमंड स्पेंसर या फिलिप सिडनी या थॉमस किड या रॉबर्ट ग्रीन? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसमें जो है कि एडमंड स्पेंसर का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए 617 में आते हैं, विच किंग बाइबल ट्रांसलेशन पब्लिश्ड इन 1611 एंड इनॉर्मस इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश प्रोज एंड आइडियम। किंग बाइबल का ट्रांसलेशन जो 1611 में पब्लिश हुआ, उसका सबसे ज़्यादा इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा प्रभाव इंग्लिश प्रोज एंड आइडियन पे पड़ा, वो कौन सा था? विक्लिफ्स बाइबल था, या टिंडल बाइबल, या किंग जेम्स वर्जन, या जिनेवा बाइबल? कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 17 है, और 17 का जो है कि द किंग्स जेम्स वर्जन 1611 में आया था। इसको द किंग्स जेम्स वर्जन, वैसे भी किंग्स बाइबल कहते हैं, ठीक है। टिंडल का तो बाद में आया था, 1600 1416 में इस तरह से आया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, द स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल शिफ्ट दैट एम्फेसाइज्ड ह्यूमन डिग्निटी, रैशनैलिटी एंड क्लासिकल लर्निंग ड्यूरिंग द रिनाइसेंस इज कॉल्ड। क्या कहते हैं ये? मतलब आध्यात्मिक और बौद्धिक शिफ्ट जो हुआ है, दैट इज जो डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी, रैशनैलिटी एंड क्लासिकल लर्निंग को जो फोकस करता है, वो उसको क्या कहा जाता है ओवरऑल? मुझे लग रहा है ह्यूमनिज्म ही होगा सबसे ज़्यादा, रिनाइसेंस पीरियड में इसी का प्रभाव भी है। स्कॉलस्टिसिज्म तो नहीं है, ह्यूमनिज्म ही होना चाहिए, क्योंकि मानवता का ही ये सारे डायमेंशन हैं। तो इसमें ह्यूमनिज्म इज द करेक्ट शिफ्ट, ह्यूमनिज्म ही है, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ नोटेड एलिजाबेथन कर्टियर पोएट एंड ऑथर ऑफ डिफेंस ऑफ पोजी एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री। कल के पोएम में है ये, कल के वीडियो में है ये। तो कौन सा है इसमें आंसर सही? ए में बेन जॉनसन, बी फिलिप सिडनी, थ्री जॉन मिल्टन, एंड थर्ड इज लास्ट इज थॉमस मोर करके हैं। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो फिलिप सिडनी है, क्योंकि एन एपोलॉजी फॉर पोजी इन्होंने ही, पोएट्री इन्होंने ही लिखा था, पोजी करके हैं, फिलिप सिडनी।
ठीक है ना। अब आइए लास्ट क्वेश्चन है, मास्क अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ म्यूजिक डांस एंड स्पेक्टिकल्स वाज स्पेशली पॉपुलर इन द इंग्लिश रिनाइसेंस एट। मास्क भी एक विधा है जो जिसमें म्यूजिक डांस और स्पेक्टिकल्स यानी कहानियाँ इत्यादि होती हैं, इन सबको मिला करके वो बनता है। तो रिनाइसेंस पीरियड में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन था इसके फील्ड में? पायरिस चर्चेज या कोर्ट रॉयल एंटरटेनमेंट्स या यूनिवर्सिटी लेक्चर हॉल ओनली या पब्लिक मार्केट प्लेसेस? तो इसमें चीफली कोर्ट इंटरटेनमेंट्स था। मास्क जो था ना वो आमतौर पे कोर्ट वगैरह में यूज होता था, तो इसमें ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका 20 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहा, जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर हम अगले दिन अगला वीडियो रिफॉर्मेशन के ऊपर लेकर के आएंगे। तो यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में चैनल को शेयर करिए और इसके सब्सक्रिप्शंस को बढ़वाइए आप लोग। फिर हम नए वीडियो और कंटेंट के साथ पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। सी यू द डे आफ्टर नाउ।